अरे किसी ने डाउट पूछा था यार, मेरे को एक मैसेज किया था 2 करंट वायर वाला, कौन था वो? सर मैं थी आयुषी। आयुषी। कंफर्म किया किसी को? मैंने आंसर क्या आया था? हाँ सर कोई शेयर आपने करना सही जरा। दिया था, बी दिया था। अच्छा, और उसमें आंसर क्या दे रखा है? बी दे रखा था कि कुछ और दे रखा है टेस्ट में? सर उसमें बी ही दे रखा है। तो फिर कोई क्यों बोला था कि गलत दे रखा है आंसर? एनीवन वाज सेइंग दैट आंसर वाज रॉन्ग? चलिए चलिए, कोई बात नहीं। चलिए बताइए कहाँ पहुंच गए थे? कोई और डाउट तो नहीं ना? आगे बढ़े। सर मेरा एक डाउट है। क्या डाउट है बताइए, कौन है? सर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। किसका है? सर एनसीईआरटी का स्क्रीन प्रेजेंट कर सकता हूँ? कर दे बेटा। ओके सर। कैल्विन के मॉडल के बाहर क्वेश्चन हुआ करें तो व्हाट्सएप कर दिया कर बेटा, ज्यादा बेटर रहा करेगा, है ना? सर ये वाला। क्या हो गया? Radius carrying a current, one current is uniformly across the area of cross section. Calculate the magnetic field in the region. R is greater than, so R is greater than 0. Long straight wire of a uniform cross section area A. ठीक है, हाँ चलो। देखिए, आपका जो वायर होता है ना, अगर आप वायर की बात करोगे, ठीक है, उस वायर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता, जो भी करंट फ्लो रहा होगा सरफेस पे हो रहा होगा। हॉलो वायर है ना उसमें? हॉलो है कैसा है? सॉलिड है बताना। हॉलो है सॉलिड है, कैसा दे रखा है? दिखाओ सर दिखाओ दिखाओ। सॉलिड ही सॉलिड है तो सॉलिड में आपका देखो 2 टाइप के वायर्स होते हैं, 2 टाइप के करंट फ्लो होते हैं। करंट आपको बेसिकली करंट का बताना है, ठीक है? करंट से आपको पता चल जाएगा कि जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसमें जो निकल के आता है वो बी प्रोपोर्शनल टू आर आता है, ठीक है? और इसके बाहर वाले प्रोपोर्शनल में बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आता है। यस सर, आंसर भी यही था। हाँ यही होता है, यही। इसको फिर अपन प्रूव कर सकते हैं, पर प्रूव करना पड़ता है अपन को। एमपीएस जो लॉ है ना, सर्किटल लॉ, उसको लेके अपन प्रूव करते हैं। जैसे आपको याद हो, कैसे बताऊं मैं, हाँ, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर याद है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में? कुछ याद है? सॉलिड सॉलिड स्फीयर, ठीक है? क्या सर एक क्या बार दोबारा क्लियर नहीं है बोलिए। क्या? वेट 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 वेट, क्लियर नहीं है क्या स्क्रीन? नो सर। स्क्रीन तो क्लियर है। नो सर। क्या बात कर रहे हो यार, स्क्रीन तो क्लियर आनी चाहिए, कैसी बातें कर रहे हो? क्लियर है सर। हाँ क्योंकि क्लियर नहीं होती तो मुझे पता चलता है, ऐसा नहीं है। इट शुड बी क्लियर। नहीं दिख रहा तो आप बता दो। वही है जैसे हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का होता है ना, सिमिलरली यहाँ पे भी आप बोलते हो, वहां पे हम गॉस लॉ से प्रूव कर देते हैं, यहाँ पे एम्पियर और सर्किटल लॉ से हम प्रूव कर पाते हैं कि अंदर वाले रीजन में बी प्रोपोर्शनल टू आर होता है और बाहर वाले रीजन में इनवर्सली। बाहर वाले रीजन में तो आपको पता ही है कि बी की वैल्यू जो आती है वो आती है कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है? तो एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हो, ज्यादा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? बाकी अगर चाहिए हो तो आई कैन गिव यू द प्रूफ, आराम से उसको प्रूव करके
व्हाट्सएप पे मेरे को पिंग कर दिया करो इस टाइप के क्वेश्चन, मैं आपको आराम से पिंग कर दूंगा, ठीक है। वरना आप याद रख सकते हो, आपको रिजल्ट याद रखने ज्यादा कि सर ये रिजल्ट इस तरीके से होते हैं। आपको नीट में इस लाइफ के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इस पर्टिकुलर लेवल पे, इसलिए हम ज्यादा इस बारे में बातें नहीं करते थे। कोई पूछता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, तो इसलिए अपन इस पर ज्यादा बातें नहीं करते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी देखिए क्या होता है, एनसीईआरटी इज बीइंग रेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो चाहे वो मेडिकल का हो, ठीक है। तो उन्हें तो सब कुछ जानना पड़ता है। एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सब टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सिंपल मिलेंगे, मीडियम मिलेंगे, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तभी आपको याद हो, मैं पहले दिन से बोलता हूँ कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपके लिए नहीं होते, उसमें से हम कुछ क्वेश्चन पिक कर लेते हैं आपके लेवल के, जो आपके लेवल पे सूट करते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग लेवल पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब इंजीनियरिंग को हम इस लेवल पे बताते हैं, नीट में हम ऐसे नहीं बताते। अब बहुत अच्छा कोई बहुत हाई लेवल का टेस्ट दे रहे हो, नीट का भी बहुत अच्छा लेवल का, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन डाला जा सकता है, बट नीट ने आज तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो अपन इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक है। बाकी आपको सर इसका एक प्रूफ डाउट चाहिए, है। आई कैन गिव यू द प्रूफ, वरना आप रिजल्ट याद रख सकते हो बहुत से बहुत, आपको बस रिजल्ट याद है। और हॉलो की बात करेंगे तो हॉलो में तो अंदर कोई करंट होता ही नहीं है, तो अंदर आप बोलोगे बी डिपेंड ही नहीं करेगा आर पे, बी कांस्टेंट रहेगा, और बाहर तो ये वाला चलेगा, ठीक है। तो हॉलो में तो वैसे ही कोई करंट अंदर रहेगा नहीं। चलिए, सर एक और क्वेश्चन है। हाँ जी बोल लो बेटा, बोलो। स्क्रीन क्लियर आ रही है अभी? कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है क्या? सर एक और क्वेश्चन है। एक सेकेंड, लेट मी क्लियर आउट यार। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। कितने लोगों को एकदम क्लियर आ रही है स्क्रीन, जरा बताना। सर मेरे को क्लियर नहीं है। सर मेरे को भी क्लियर है। सर क्लियर आ रही है। क्लियर नहीं है। जिन लोगों सर को, मेरे को क्लियर है। हाँ जिन लोगों को थोड़ी सी भी अनक्लियर हो रही है तो एक बार रिटर्न कर लो यार, बिकॉज मैं आपको बताऊँ, मेरे को पता चल जाता है इनका अनक्लियर होता है, तो एंड अभी ये कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक बार रिटर्न मान लो अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो। अगर मेरी तरफ एंड पे अनक्लियर होगी तो सबको अनक्लियर होगी, एक भी बंदे को क्लियर नहीं होगी, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बेटा, कौन सा क्वेश्चन बोला था, बोलो जल्दी, भाग्य का ही है। रवि आर यू देयर? सर हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैं 1 मिनट स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। सर ये वाला। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा, ये तो अर्थ मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, अभी अर्थ मैग्नेटिज्म तो अपन ने पढ़ाई नहीं है। नहीं सर इसी के अंदर दिया था, मतलब इसी चैप्टर के अंदर। कोई बात नहीं, उसमें देर भले ही दिया हो, बट अभी अर्थ हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म वी हैवंट स्टडीड येट, राइट? वी विल स्टडी इन द अर्थ मैग्नेटिज्म, सो वी हैवंट स्टडीड येट, so you may understand this when we will study earth's magnetism, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। ओके सर। हो सकता है एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, वो आगे पीछे दे देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अर्थ मैग्नेटिज्म, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वगैरह ये सब पढ़ लोगे तब शायद वो चीज अपने आप ही क्लियर हो जाए। चलिए देन लेट्स मूव अहेड। मैंने कहा अगर लास्ट क्लास में हमने बात की, लास्ट क्लास में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी सारे क्वेश्चन हमने किए थे प्रैक्टिस के। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली, अगर आपको याद हो, एक करंट कैरिंग कॉइल जो था, करंट कैरिंग कॉइल जो था, उसको आप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कंपेयर करते थे, याद है आपको? मैग्नेटिक डाइपोल अगर आपको याद है, मैग्नेटिक डाइपोल हम बोलते थे ना, जैसे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको अपन क्या बोलते थे, मैग्नेटिक डाइपोल। आप क्या बोलते थे, अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल को भी आप एक डाइपोल से कंपेयर कर सकते थे, राइट? उसमें भी आपके दो फेज बनते थे, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड मैं आगे सर शोर आ रहा है।
मैंने कहा करंट कैरिंग कॉइल की हम बात करते थे, तो आज हमें उस करंट कैरिंग कॉइल को बेसिकली डाइपोल से कंपेयर करना है। और आज हम उसको डाइपोल को, अगर आपको याद है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रखते थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद है? तो उस पर टॉर्क निकालते थे, नेट फोर्स निकालते थे। तो सिमिलरली हम आज रखने वाले हैं करंट कैरिंग। यस सर। कुछ बोल रहे हो? नो सर, कुछ नहीं। मैंने कहा सर, जैसे हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे और उस पर हम नेट फोर्स और टॉर्क निकालते थे, सिमिलरली आज हम बात करेंगे सर, एक कॉइल है, ठीक है, यानी एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है, उसको हम रखेंगे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। किस रखेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और उस पर नेट टॉर्क और नेट फोर्स हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जरा देखिए, मैंने कहा मान लो कि यहाँ पे मैंने एक नॉर्थ पोल रख लिया और यहाँ पे एक साउथ पोल रख लिया है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मैग्नेट हैं और इनके बीच में आपने एक कॉइल रख लिया इस टाइप से। करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें आपने बोला कुछ सर्किट का पार्ट नहीं है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है मान लो इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका नाम ले लिया A B C D। ये ऐसे एक कॉइल रखा है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ हो गया ऐसे, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। आपने बोला कि सर यहाँ पे रीजन का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ठीक है, आप क्या बोलोगे? आपने फोर्स निकालना है। चलो देखिए, ये बेसिकली आप क्या देख रहे हो? ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू है। आपने कॉइल ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल लगा रहे हैं, आपने ऐसे देखा है ये यहाँ पे ऐसे कॉइल रखी हुई है, आप इसे ऊपर से देख रहे हो। मैं कहता हूँ इसको जरा साइड से देखोगे तो कैसे होगा? देखो, आप बोलते हो आपको कॉइल ऐसे दिखेगी, ठीक है, मतलब सपोज दैट आप ऐसे बोलूंगा, कैसे देखो, ये दो वो रखी है मैग्नेट और ये एक इसके बीच में क्या रखा है? कॉइल रखा है। आप अब यहाँ से देखो, सामने से आप क्या देखोगे? यहाँ से सामने से जब देखोगे तो आपको केवल एक वायर दिखेगा इस कॉइल का। क्या दिखेगा? एक वायर दिखेगा। फील कर पा रहे हो? सर ना बोलना, मैंने कहा सर कॉइल है तो सर बहुत सारे वायर्स का छोटा सा पार्ट दिखेगा ना सर साइड से। कॉइल का मतलब कॉइल, आप तो बस एक कॉइल लूप की बात हो रही है ना। ओके सर, एक लूप की बात हो रही है ना। नंबर ऑफ टर्न्स अगर होंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे ही तो होंगे ना। तो आप नंबर ऑफ टर्न्स से आपको तो वही एक पतली से वायर या कई सारे वायर के टर्न दिख रहे होंगे मैक्सिमम। वायर बहुत पतले पतले होते हैं, याद है? आप अगर कभी अपना सर्किट वगैरह ओपन करते होगे, स्टेबलाइजर हो गया, कॉपर की कॉइल देखी कभी फैन में, अगर आपने कॉइल्स देखी हो, ठीक है सर बहुत पतली वायर होती है, बहुत पतले वायर होते हैं। तो आप तो अभी मान के चलो कि केवल एक वायर है, बहुत सारे वायर होंगे, आप तो क्या मान के चलो केवल एक वायर है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो कि सर वो कॉइल का केवल एक वायर दिखेगा, या आप बोलोगे कई सारे लूप के आपको वायर दिखेंगे कि हाँ यार ये लूप ऐसा बना हुआ है। इधर से देखोगे आप जब यहाँ से देखोगे तो आपको देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन से ऐसे पास हो रही है और ये कॉइल ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। तो आप जब देखोगे तो आपको यहाँ से ऐसे दिखेगा, ये कॉइल दिख रहा होगा, केवल आपको एक ये वायर है, मतलब बी से सी जा रहा है करंट। देखो तो आपको क्या दिख रहा होगा? बी से सी जाता होगा, यहाँ से आप देख रहे हो बी से सी, ऐसा दिख रहा है कॉइल आपको, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आप देखोगे कि सर देखिए यहाँ पे इस वाली की बात करो, करंट FBI क्या लगा रहे हो? लेफ्ट हैंड रूल। आपने बोला मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। देखो नॉर्थ से साउथ ऐसे है, करंट की डायरेक्शन कैसे है? देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। कैसे है? ऊपर की तरफ है। तो देखिए आप फोर्स की बात करो, कैसे बनाओ? मैग्नेटिक फील्ड ये रहा और करंट की डायरेक्शन ये रही, सबको समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। तो फोर्स कैसा लग रहा है? देखो अंदर की तरफ, फोर्स कैसा लग रहा है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब ऊपर से देख रहे हो तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर साइड से देखोगे तो आप बोलोगे सर बेसिकली इस पे फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे। थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, कॉइल में आपको समझ में आएगा। जब आप टॉप व्यू देख रहे हो, ये आपको कहाँ दिख रहा है? टॉप व्यू। जब ऊपर से देख रहे होगे तो आप बोलोगे फोर्स कैसा लग रहा है? ऐसा। ऐसा मतलब नीचे की तरफ ना, टॉप से कोई चीज आप देखोगे ऐसे देख रहे हो, मतलब ये फोर्स अंदर की तरफ दिख रहा है, मतलब नीचे की तरफ लग रहा है। साइड से देखोगे तो आपको फोर्स कैसा दिखेगा? ऐसे। वैसे देखना,
मैंने कहा मैं ऊपर से देखूंगा तो फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसे। तो आप साइड से देख रहे होगे तो फोर्स कैसा दिखेगा, नीचे की तरफ दिखेगा, एग्जैक्टली ऐसा। ठीक है। सिमिलरली आप बोलोगे देखो ये वाली, इस वाले सर बी टू सी में आपने डायरेक्शन उल्टी क्यों लिया है? बी से सी जा रहा है ना करेक्ट बेटा, ये सर साइड व्यू में सर डायरेक्शन तो सेम रहेगी। सही से भी देख लो आप बेटा, बी से सी ही जा रहा है। आप तक देखकर लो, बी से सी अगर ऐसे लोगे तो आपको करंट ऐसा दिखेगा। लो तो आप किस एंगल से देख रहे हो उससे समझना है। ठीक है। आप बोलोगे बी वाले आर्म पे जो ए से बी आ रहा होगा, देखो ये कॉइल कैसे होगा, ए अंदर है, ए से बी बाहर आ रहा होगा, बी से सी ऐसा होगा और फिर सी से डी ऐसा आ जा रहा होगा। समझ आ रहा है? तो ए से बी से सी से डी अंदर और फिर ये ऐसा अंदर, फिर ये कॉइल बाहर ऐसे होगी। तो आप बोलोगे सर ये जो ए से बी वाली आर्म है उस पर करंट कितना लग रहा होगा, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। इस वाले की बात करो, सी से डी वाली आर्म पे, सी से डी में जरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, करंट इज इन दिस डायरेक्शन, द फोर्स इज कम इधर बाहर की तरफ, ऐसा फोर्स है इसमें, ऊपर की तरफ। साइड से देखोगे तो फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर से सर फोर्स के डायरेक्शन जो आपने राइट साइड बनाई है वो नहीं समझ आ रही। बेटा देखो ये कॉइल है, फिर बताऊँ आपको, देखो ये भाई साहब ये कॉइल दिख रही है तुमको, आप यहां से देख रहे हो, मैं ऊपर से देख रहा हूं। इस वाली आर्म पे मेरा फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, यस और नो? मेरे पे फोर्स कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ। आपको साइड से कैसा दिखेगा कि सर फोर्स इधर लग रहा है नीचे की तरफ, देखो यहाँ पे लग रहा है BC। इस वाली आर्म पे मेरा फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ, कैसा आ रहा है, ऊपर की तरफ। तो आपको कैसा दिखेगा, फोर्स ऐसा लगता होगा ना, क्योंकि आप जब ऊपर से देखोगे तो मेरे को क्या दिख रहा है, ये ऊपर से दिख रहा है, तो आप बोलोगे मुझे तो ये फोर्स। अब जरा देखो ये टॉप व्यू को मैं देखो घुमा रहा हूँ, आप पता कहाँ से देख रहे हो, ऐसे। ये जो रखी है ना ये ऐसे है, ये BC CD DA और AB। मैंने बोला सर इस वाली आर्म पे फोर्स कैसा लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। ये ऐसे अंदर जाता है। अगर आपको इसको साइड से देखोगे तो देखो अपने आप किधर की तरफ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है फोर्स, ये मैंने वो बना डाला है। ठीक है। आप लोग अगर इस टाइम, आपका पता है क्या आपको डाउट क्या हो रहा है, मैंने आपको यहाँ पे बिठा रखा है लेकिन आप लोग यहाँ पे आपने इसको ऐसे देख रखा है, चलो तो आपको AD दिख रहा होगा, आप भूल जाओ। आपको कौन सी आर्म दिख रही होगी, ये वाली। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ तो AD आपकी तरफ आ गई होगी, करंट की डायरेक्शन ऐसे हो रही होगी। ये BC है, ठीक है। मैं आपको फिर से चेंज कर दे रहा हूँ, देखिए ये कॉइल है, आपको देखने के लिए मैंने ऐसे घुमा दिया है, तो AD आपको दिख रही होगी। तो अगर ये BC इधर से देखते तो BC दिखती, आप इधर से देख रहे हो एक्चुअली, तो आपको क्या दिखेगी, ये AD, और AD में जो करंट डायरेक्शन दिखेगी वो इधर से इधर दिखेगी। फिर से देखो ये कॉइल है, कॉइल को आप ऐसे साइड से देख रहे हो तो आपको क्या दिख रही है, AD। इस वाले में करंट कैसा आ रहा है, इधर A B C D, ये ऊपर से देखने पर है A B C D। ठीक है। आपने अगर इसको साइड से देखना स्टार्ट किया तो ये D है और ये A था, करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ से ये रहा। आपने बोला ये जो A और B है, फिर से देखो ये वाली जो आर्म है इसमें फोर्स लग रहा है ऐसे अंदर जाता हुआ, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये कैसा जाता हुआ है, अंदर जाता हुआ है। तो आप बोलोगे ये जो फोर्स है AB में वो अंदर जाता हुआ है, अगर आप साइड से देखोगे तो देखो किधर जाता है, नीचे हुआ। तो आपको ये आर्म पे जो दिख रहा है फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ दिखेगा, ये वाली आर्म पे। ठीक है। फिर से देखो मैंने कहा ये वाली आर्म CD में फोर्स आ रहा है बाहर की तरफ, कैसे आ रहा है जरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट हैंड रूल लगाएं सब लोग अपने हाथ पे, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। आप बोलोगे करंट इज इन दिस डायरेक्शन, करंट इज दिस, नीचे की तरफ, फोर्स कैसा लग रहा है, बाहर की तरफ। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है आउटवर्ड। तो फिर से देखो CD वाली ये वाली ब्रांच है, इसमें फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। अगर मैं इसको देखो ये बाहर की तरफ है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो फोर्स कैसा लग रहा है, ऊपर की तरफ। हाँ भैया आप विजुअलाइज कर पाएंगे नहीं, बोलिए। यस सर। अब आप जरा देखिए, इस कोई बोलेगा सर ये वाले फोर्सेस और बता दो, मैंने कहा ये वाली जो लाइन है करंट की डायरेक्शन और ये वाली जो करंट की डायरेक्शन है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है,
अगर आपकी वायर की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या फिर उसके एंटी डायरेक्शन में हो तो उन पे फोर्स कितना लगता है, 0, बिकॉज फोर्स की जो वैल्यू होती है आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, यही होता है ना। अगर एल और बी पैरेलल आ जाएंगे तो ये फोर्स 0 हो जाता है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है और करंट की डायरेक्शन भी इधर है, तो आप बोलोगे दोनों कैसे आ गए पैरेलल, तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा। इस केस में भी आप बोलते हो इस वाली आर्म पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, केवल यही दो फोर्स लगेंगे और दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो आप बोलो नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है, 0। कहीं कोई दिक्कत? नेट फोर्स 0 आ रहा है, जैसे कि वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आता था, यहाँ पे भी आप क्या बोलो नेट फोर्स वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, मैंने कहा जरा देखो, ये वाली साइड को आपने बोल दिया ए लेंथ है और इस वाली साइड को आपने बोल दिया, इस कॉइल की बात कर लेते हैं, ये जो साइड है इसकी लेंथ हमने बोल दिया बी। ठीक है, आप बोलोगे ये कपल दिख रहा है सबको, कपल, टू इक्वल एंड ऑपोजिट एंटी पैरेलल, ठीक है, फोर्स दिख रहा है कपल। तो कपल के केस में टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, कोई भी एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये तो जब हॉरिजॉन्टल रखे तब का केस है। मैंने कहा सर एट अ रैंडम एंगल देखो कितना होगा, मैंने कहा थोड़ी देर बाद ये फोर्स की वजह से घूम जाएगी तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, ये जो ए और डी जब ये फोर्स की वजह से थोड़ा घूम जाएगी, फोर्स तो अभी भी ऊपर से नीचे लगते रहेंगे। ये ए है, ये डी है, मान लिया कि ये कितना एंगल बना रहे हैं इस वक्त, थीटा। ये तो अभी आपने ऐसे रखा है कि सर एग्जैक्टली ये कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, मतलब कॉइल का एरिया क्या होता है, एरिया में डायरेक्शन होती है कॉइल की सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर है कॉइल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है। तो अभी आप देखोगे तो कॉइल के एरिया की वेक्टर की डायरेक्शन और इनकी दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। मैंने कहा नहीं, मैं किसी रैंडम एंगल पे देखता हूँ। जब ये कॉइल को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया ऑलरेडी, मतलब आप बोलोगे कि इस केस में ये इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। कैसी होगी सर, ये इनके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। आप बोलते हैं कोई भी एंगल थीटा जब ये बन रहा है, जरा देखो कितना बन रहा है, थीटा जब एंगल बन रहा है, ये कॉइल इससे एंगल थीटा बना रही है, तब आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस कितनी है, ए, ये डिस्टेंस कितनी है, ए। ठीक है, आपको चाहिए ये जो दो फोर्स है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अगर ये ए है तो जरा देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी निकलेगी, ए cos थीटा, ए cos थीटा। ए cos थीटा, वेरी गुड। तो आप बोलोगे इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकलेगी, राइट। तो आप बोलोगे सर ए cos थीटा आ जाएगी। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखो, मैंने कहा सर इसको एक और अलग बना लेते हैं। मैंने कहा ये देखो, ये है एरिया वेक्टर की या मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। अभी हम मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात कर लेंगे दोबारा से। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ, ये एंगल थीटा है। तो आप बोलोगे ये वाला जो डायरेक्शन है ये थीटा है, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर डालो, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, यस और नो। ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो ये फिर से कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, यस सर। आप बोलोगे अच्छा ठीक है, आप क्या बोलोगे, ये एंगल फिर से देखो मैग्नेटिक फील्ड और ए की वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में फिर से एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पे जो एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो ये है ना, ये वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। तो या तो एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा बोल दो या फिर आप बोलोगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर मैं एंगल किसके टर्म्स में चाह रहा हूँ, एम और बी के बीच में, आपको याद है टॉर्क की हम जो वैल्यू चाहते थे पी क्रॉस ई लिखते थे, अगर आपको वहां पे याद हो, पी क्रॉस ई, और हम यहाँ पे जो रिजल्ट लेके आएंगे वो आएगा टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे बात करोगे कि सर मुझे
एंगल चाहिए एम और बी के बीच का, एम और बी के बीच का, अपन ने एक्चुअली एंगल ले लिया इसलिए cos थीटा करना है। तो ये एंगल एक्चुअली एम और बी के बीच का एंगल थीटा नहीं है, एम और बी के बीच का एंगल कितना है, ये वाला थीटा है। कितना ये वाला एंगल थीटा है। तो अगर हम इसको 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ये, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं। एक काम करो, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, एंगल ही चेंज कर लेते हैं अपन। इसको थीटा लिया ना, इसको थीटा ना लेके ये वाला एंगल थीटा ले लेते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर बन जा रहा है। फिर से देख लेता हूँ यार, अलग ही थीटा ले लेते हैं, दूसरी डायरेक्शन में घुमा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल भी आ रहा है। ये था आपका ए और डी, ये डायरेक्शन है, ठीक है। फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और ये लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। मैंने बोला कि सर किसी टाइम पर ये कॉइल ऐसे घूम जाएगी, ए और डी, फोर्स इसमें ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ। आप बोलोगे मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ये वाला एंगल की बात करें, ये एंगल मान लो कितना ले लिया, थीटा। ये एंगल कितना ले लिया, थीटा, ठीक है। तो आप अगर ये एंगल थीटा ले लोगे तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। तो बेसिकली आप बोलोगे ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब जरा देखो, ये एंगल थीटा लेने से फायदा क्या हो जाएगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइन और एम के बीच का एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे इससे फायदा क्या होगा, देखिए बात वही है कि ये जो ए है, ये ए की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे इन दोनों के बीच की, तो ये वाली डिस्टेंस निकल आएगी। ये ऐसे है, ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये ए है, तो ये कितना आ जाएगा, ए कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, ए साइन थीटा लिख सकते हो। तो और की वैल्यू लिखोगे, एनी परपेंडिकुलर, दोनों में से कोई भी एक फोर्स और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए साइन थीटा आ जाएगी। एफ की वैल्यू लिख लो, कितना होगा, आई एल क्रॉस बी। एफ की वैल्यू क्या लिखोगे, आई एल क्रॉस बी। तो आप बोलोगे सर बेसिकली आई एल, एल क्या होगी, ये वाला, ये आप बोलोगे आई एल क्रॉस बी, ठीक है। आप बोलोगे आई एल, एल की वैल्यू क्या होगी, ये वाला बी इंटू बी, ठीक है। और परपेंडिकुलर आ रही होगी, लेंथ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही होगी, परपेंडिकुलर। तो आप बोलोगे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई बी बी, कितनी आ जाएगी, आई बी इंटू बी। लिख लो भाई, आई बी इंटू बी ए साइन थीटा। बी इंटू ए क्या होगा, एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, बी इंटू ए। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, बी इंटू ए। तो आप बोलोगे सर आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा, टॉर्क निकलेगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू होता है आई इंटू ए। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है, आई इंटू एरिया वेक्टर। तो आप बोलते हो ये एरिया वेक्टर क्या बोल दोगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, एम डी साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, एम बी साइन थीटा। और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी एम क्रॉस बी। एग्जैक्टली वैसी आएगी जैसे आपकी पहले आई थी, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे कि सर कभी भी कोई भी एक डाइपोल है या आपने बोला एक कॉइल है, उसको आपने किस में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। किस में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो उस पर जो नेट फोर्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो उस पर जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा, बिकॉज दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे होंगे। और अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे, सर बनाएंगे कपल। कपल बनाते हैं तो क्या लगाते हो, टॉर्क लगाते हैं। और टॉर्क की वैल्यू क्या आती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या आती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली दो फोर्सेस के बीच में, किसी भी एंगल थीटा पे, किसी भी एंगल थीटा पे हमने क्या निकाल लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, टॉर्क की वैल्यू निकाली। और मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है आई इंटू एरिया वेक्टर, ठीक है। एक कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हमने ये बातें कर रखी है, मैग्नेटिक मूवमेंट बताया हुआ है पास्ट में। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आप आई इंटू ए, तो आप बोलोगे टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम बी साइन थीटा।
ठीक है। नाउ सर हाँ सर इसमें फोर्स में लेंथ को बी क्यों लिया है? एडी की लेंथ तो बेटा, ए थी ना। राइट बेटा, किसकी लेंथ ए है बेटा, फिर से बोला। एडी। एडी, एक सेकेंड, फोर्स इस वाली लेंथ पे लग रहा है कि इस वाली लेंथ पे लग रहा है? ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं ये कौन सी लेंथ पे लग रहे हैं? इस वाली लेंथ पे लग रहे हैं कि इस वाली लेंथ पे लग रहे हैं? अनिका, यस सर। यस सर नहीं, फोर्स इस वाली लेंथ पे लग रहा है कि इस वाली लेंथ पे लग रहा है, ये पूछ रहा हूँ। सर लगेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। ये वाला, तो लेंथ जिसका फोर्स होगा उसी की लेंथ होगा ना। वायर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, आई एल क्रॉस बी, बी आई एल, यस सर। मैग्नीट्यूड वाइज देते हैं बी आई एल। तो जिस लेंथ पे लगेगा उसका करंट, जो कि आई फ्लो रहा है पूरे उसमें, इसकी लेंथ, इनका फोर्स तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यार ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाएंगे या एंटी Yes, पैरेलल आ sir. जाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर दिखेंगे। ये कैसे लगेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर दिखेंगे। तो आप बोलोगे कि सर इन वाली का लेंथ यूज होगा ना? यस सर। क्लियर नहीं है? डाउट अभी भी डाउट है तुम्हारे दिमाग में, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं समझ में आया क्या? कोई डाउट है? देखो आपने बोला, फिर से देखो, ये है मेरी, ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ, ये कॉइल है। कॉइल की बात करोगे, देखो इस कॉइल के ऐसे पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह, ऐसे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। ये वाली जो लेंथ है, यहाँ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ऐसे माना है, हाँ ऐसे बी से सी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, मतलब इस वाले वायर पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा BIL से। सिमिलरली यहाँ वाले में इधर की तरफ करंट फ्लो रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में। आप बोलोगे इस पे भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा BIL से, क्योंकि साइन 180 इज आल्सो जीरो, साइन 180 इज आल्सो जीरो आया ना। आप बोलोगे कि सर ये वाले में बात करो, ए से बी, ये ए से बी, देखो ए से बी में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? ऐसे है, ऐसे, राइट। तो आप बोलोगे सर BIL इस वाले में लगाओगे तो इसकी लेंथ आएगी ना, इस पे फोर्स कैसा लगेगा? नीचे की तरफ आया था, ऐसे अंदर की तरफ। फोर्स इस वाली आर्म पे लग रहा है बेटा, ये वाली आर्म पे, तो लेंथ किसकी आएगी? इस वाली की आएगी ना बेटा, BIL। यस सर। अभी क्लियर है? बोलिए बोलिए, अभी क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। ठीक है, हाँ भाई। अब आपको क्या याद रखना है? कोई दिक्कत इसमें? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब अपन इसकी फॉर्मूले पे PhD करेंगे थोड़ी सी। मैं इरेज कर रहा हूँ, चलिए। आपने बोला कि सर मेरे पास अब आ गया टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B, टॉर्क इक्वल टू MB साइन थीटा। ये थीटा की वैल्यू एंगल बिटवीन M वेक्टर एंड B वेक्टर, ठीक है। M की वैल्यू होती है I इंटू A, M की वैल्यू क्या होती है? I इंटू A। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, मतलब n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो आप इसे n से मल्टीप्लाई और कर देते हो, यार n क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू आप m के टर्म्स में लिखोगे तो ये से लिखोगे I इंटू A इंटू n B साइन थीटा। मैं इसको याद करने के लिए थोड़ा बोल देता हूँ, बिना साइन थीटा, है ना। आई एम प्रीटी श्योर किसी की मदर का नाम बीना होता ही है ना। पूरी क्लास में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो बीना काफी कॉमन नेम हुआ करता था पुराने टाइम पे, ठीक है। तो आप बोलते हो ऐसे याद रख लोगे, टॉर्क की जो वैल्यू आती है वो आती है बिना साइन थीटा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि अगर थीटा की वैल्यू कहीं 90 बन जाए तो मेरा काम बन जाएगा, जो कि अपन आगे देखेंगे।
हाँ भैया, कोई दिक्कत? सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते थे तो जो वो आता था P क्रॉस B, सॉरी P क्रॉस E। आप बोलते थे कि सर वो डाइपोल मूवमेंट होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था, यहाँ पे ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। बातें सब कुछ सेम है, ठीक है। आप बोलोगे बातें कुछ सेम है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता है, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। फॉर्मूले काफी यूज होने वाले हैं अभी आगे, तो थोड़ा सा मैंने इनको इसलिए एक साथ लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलते जाएगा यार। यस सर। यस सर। हाँ, मैंने कहा सर अभी हम इसको आगे यूज करने वाले हैं। किसमें यूज करेंगे हम यूज करेंगे अपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। पढ़ा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? नहीं देखा है? नहीं पढ़ा है? हाँ भैया, कोई बताएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ? सर मीटर ब्रिज में यूज किया था। एन मीटर में यूज किया था और वोल्ट मीटर में। मैंने बोला था कि सर इसके अंदर की मैकेनिज्म अपन मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, बाहर को हमने कैसे उसको यूज करना है सर्किट में वो पढ़ लिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है एग्जैक्टली ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर आप देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसा होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी एक ऐसी आर्मेचर कॉइल होती है ये, ठीक है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है, ठीक है। ये कॉइल है, मान लो फिर से देखो, ये कॉइल है, जरा देखो ये, और मैग्नेटिक फील्ड यहां से लग रही है ऐसे। नहीं है बेटा गोविंद, बेटा आपके एंड पे ब्लर है और किसी के एंड पे ब्लर नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर इस तरीके की एक क्या रखी है कॉइल है, और मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे ऐसे हर जगह मान लो, क्लियर। तो आप क्या बोलोगे कि यहां पे, अच्छा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किसी ने फिजिकली देखा है? फिजिकली किसी ने देखा है? नो, नो आंसर। चलिए, होता क्या है, ये दिख रही है, ये इसमें एक नीडल बनी हुई है। जैसे ये कॉइल घूमेगी, आप ये मान लो कि ये नीडल बनी हुई है, जैसे ये कॉइल घूमेगी तो आपके रीडिंग ऐसे चेंज होती है, ठीक है। एक डायल बना होता है बाहर, अगर आप देखोगे स्टेबलाइजर वगैरह में भी बना होता है, अगर आपके घर में स्टेबलाइजर है तो इस टाइप का एक डायल बना होता है, एक नीडल यहाँ लगी होती है, ये रीडिंग 0 होती है, आपके स्टेबलाइजर में रीडिंग अलग होगी, बट बता रहे हैं यहाँ पे आप बोलोगे करंट की रीडिंग होती है और यहाँ पे करंट की रीडिंग होती है, ये होती है यहाँ पे करंट मैक्सिमम होता है और यहाँ पे करंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। 0 से मैक्सिमम और 0 से मैक्सिमम इस साइड ऐसे नीडल लगी होती है। तो होता क्या है कि सर ये कॉइल जो होती है ना, कॉइल जैसी घूमती है तो यहाँ पे एक टॉर्शनल सिलेंडर लगा रहता है। टॉर्शनल सिलेंडर कैसा होता है जरा देखो, मान लिया कि इसको मैंने मान लो ऐसे बांधा हुआ है, एक ये वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, जैसे ये इधर की तरफ घूमेगी कॉइल, ये सिलेंडर वायर में टर्न्स आएंगे तो ये इसको वापस से घुमाने की कोशिश करता है ना। कोई चीज ऐसे घूमेगी तो ये वायर जो बना है ना, ये इसको वापस से ऐसे घुमाने की कोशिश करता है, ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश करेगा, उसको हम बोलते हैं टॉर्शनल सिलेंडर, या इस टाइप के हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कॉइल में ऐसे कनेक्टेड होता है, ये कॉइल में इस तरीके से कनेक्टेड होगा। जब ये कॉइल इधर की तरफ घूमने की कोशिश करती है तो ये सिलेंडर इसको वापस से अपनी जगह ओरिजिनल लाने की कोशिश करता है, जैसे स्प्रिंग होती है ना, कुछ स्प्रिंग टाइप का होता है, अगर आप उसको ऐसे घुमाओगे तो ये सिलेंडर इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है। क्या करेगा? वापस लाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे टॉर्शनल सिलेंडर होता है, उसमें टॉर्क लगता है, इसमें भी टॉर्क लग रहा होता है। तो आप बोलोगे जैसे ये कॉइल घूमेगी तो घूमेगी, जैसे आपने बोला कुछ एंगल पे घूमी, ये इधर की तरफ घूमी तो ये टॉर्शनल सिलेंडर इधर की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। दोनों अपना अपना टॉर्क लगा रहे होंगे, इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाएंगे। तो आप बोलोगे मान लो इस एंगल पे ये रुक गई, दैट मीन्स कि सर इस एंगल पे दोनों के टॉर्क बराबर हो जाएंगे। तो जो टॉर्शनल सिलेंडर है उसमें कितना टॉर्क लग रहा है वही आपकी ये निडल मेजर करके दे देती है, ठीक है। तो ये निडल एक्चुअली कॉइल के साथ घूमेगी, टॉर्शनल सिलेंडर में ऐसे कनेक्टेड है जिससे आपको ये निडल घूमती हुई नजर आएगी।
तो आपको तो ये नीडल घूमती हुई नजर आती है, जिससे आपको पता चलता है करंट कितना ज्यादा है। और आप बोलोगे जितना ज्यादा करंट ज्यादा होगा उतना इस वाले पे कॉइल पे टॉर्क ज्यादा होगा। टॉर्क का फॉर्मूला भी देखा था आपने, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था, बी ना साइन थीटा, ऐसे था। ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 आएगी, अभी बताऊंगा कैसे आएगी। तो मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो टॉर्क होगा वो तो बीना ही होगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होगी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल फिक्स होगा और एक कॉइल का एरिया फिक्स होगा। बेसिकली टॉर्क डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। जितना ज्यादा इस कॉइल में करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा इस पर टॉर्क लगेगा। जितना ज्यादा ये टॉर्क लगेगा उतना ही इसको बैलेंस करने में टॉर्सनल टॉर्क लगेगा, जो उसको वापस अपनी ओरिजिनल लाने की कोशिश कर रहा है ना। तो आप बोलोगे सर हम जो वापस लाने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क है वो मेजर करके दे देते हैं। उस मेजरमेंट से आपको पता चलता है कि ये कहाँ पे जाके स्टेबल हो गई। जितना टॉर्क इसका लग रहा है कॉइल का ये वाला, उतना ही वो टॉर्सनल सिलेंडर लगाएगा और ये दोनों एक जगह पे स्टेबल हो जाएंगे। उससे आपको पता चल जाता है कि सभी कितने एंगल पे जाके रुक गया, क्योंकि वो टॉर्सनल सिलेंडर का जो टॉर्क होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है। अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो बेसिकली जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क चाहिए होगा, उतना ज्यादा ये एंगल पे जाके रुकेगा। उससे पता चल जाता है कि सर ये कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये दूसरी साइड घूमने लगेगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। करंट की डायरेक्शन चेंज होने से फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। आप जरा देखो इसका एक्चुअल भी स्ट्रक्चर क्या होगा अंदर। फिर से मैं बताऊं आपको, टॉप व्यू दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा, टॉप व्यू। ये कॉइल ऐसे हॉर्स शू मैग्नेट लगा रखी जाती है यहाँ पे। कैसे रखी जाती है, यहाँ पे हॉर्स शू मैग्नेट रखी जाती है। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। हॉर्स शू क्यों रखी जाती है, क्योंकि आपको हर टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन उनके बीच में एंगल कितना लाना होता है, 90 डिग्री। आपने बोला मैग्नेटिक फील्ड पता कैसे होंगी, ऐसे होंगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी, ऐसे रेडियल होंगी। क्या हो गया बेटा, कुछ बोल रहे हैं सर इसके अकॉर्डिंग तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अरे बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं भाई साहब। ये मैंने तुम्हें एक साथ यहाँ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब एक होगी तो ये वाली इस टाइम पे क्रॉस नहीं हो रही होंगी, ये ऐसी है। कैसे बताऊं, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्लेन में बनी है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, रेडियल होती है हर जगह पे। आप ऐसे मत सोचो कि भाई साहब सारी क्रॉस कर रही होंगी, ठीक है। और एक, ठीक है, ये ऐसी होती हैं, रेडियल होती हैं। और अगर आपको उधर क्रॉस होती हुई दिखेंगी तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, ऐसी ही होंगी। चलिए, मैंने कहा होता क्या है कि आप एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग प्लेन है। ये मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ऐसे है। इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी है। देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, थोड़े आप बोलोगे यहाँ से जा रही होंगी, थोड़े आप बोलोगे यहाँ से जा रही होंगी। तो जब आप ये कॉइल थी, देखो ये कॉइल आपकी ऐसी थी, ये जब आप कॉइल थी इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। आपको मैंने कहा टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, मतलब कॉइल ऐसे रखी है, ऐसे। थोड़ी देर बाद घूमेगी कॉइल ऐसे हो जाएगी, थोड़ी बाद घूमेगी कॉइल ऐसे हो जाएगी, थोड़ी बाद घूमेगी तो कॉइल ऐसे हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ये टॉप व्यू दिखा रहा हूँ आपको। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे आप देखोगे जब ये ऐसे होगी तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको मिलेंगी, ये वाली पूरे प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास हो रही होंगी, ठीक है। जब ये थोड़ा सा और घूमेगी, ऐसे घूमी, तो आप बोलोगे ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के प्लेन में आ जाएगा। जब आपने इसको और घुमा दिया तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के प्लेन में आ जाएगा। मतलब आप देखोगे हर टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस, यस और नो। एवरी टाइम आप किसी भी एंगल पे चले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस। इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस, मैग्नेटिक मूवमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट के एंगल जो बोलोगे वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यस और नो।
ठीक है। क्या दिक्कत हो रही है, लोगों को ब्लर क्यों आ रहा है? सर सर क्लियर है? हाँ यार, आज पता नहीं क्यों आप लोग बहुत लोग बोल रहे हो, इसका मतलब आप लोग आज बहुत ज्यादा नेटवर्क एंड पे आ रहा है दिक्कत। मेरे एंड पे दिक्कत आती है भाई, मुझे पता चल जाता है, मैं खुद रिजॉइन मार लेता हूँ। बेटा काफी लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स द थिंग्स आर क्लियर एट माय एंड। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे एंड पे क्लियर आता है तो मुझे समझ में आता है। रिकॉर्डिंग में कोई है क्या? एडमिन से कोई है क्या? अर्षद? चलिए, कहने का मतलब है आप समझ में आया? हाँ साइड थीटा 90 वाला समझ नहीं आया। बेटा साइन जानते हो क्या होता है, थीटा किसके बीच में लेना है? ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी कॉइल। कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कैसी है? पैरेलल है। इसके सरफेस का परपेंडिकुलर से मुझे एंगल चाहिए, और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? पैरेलल टू दी प्लेन मिल रही है मुझे। देखो ये देखो, जब ये कॉइल ऐसे रखी होगी तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रही होंगी इसको। जब ये कॉइल थोड़ी एंगल पे रखी होगी तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रही होंगी इसको। और जब ये कॉइल ऐसे रखा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी मिल रही होंगी? ये वाली मिल रही होंगी। तो हर जगह आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो ना यार, पैरेलल दिख रही है सरफेस से कि नहीं दिख रही है? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप पैरेलल, तो उसके परपेंडिकुलर से कितना एंगल बनाएंगी? कॉइल के सरफेस के परपेंडिकुलर से कितना एंगल बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन? 90। और आपको ये एंगल किससे चाहिए होता है? बी से और एम से। और एम की डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। और एरिया वेक्टर कैसा होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके सर। क्योंकि हम इस क्वेश्चन में ये वैल्यू हम, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग आई तो फिर हम उसको टॉर्सनल सिलेंडर के तौर को हम मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने ऐसा लिया कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा रेडियल मिलेगी। कैसी मिलेगी? सर रेडियल। हाँ जी बेटा। सर ये रेडियल का रीजन ये है कि हॉर्सशू मैग्नेट यूज हुआ है। हाँ जी, हॉर्सशू मैग्नेट यूज किया इसलिए रेडियल है। यस डेफिनेटली। ओके सर। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड। और मैं क्या बोल रहा हूँ, हॉर्सशू मैग्नेट यूज करके ही रेडियल बनाई है अपन ने। अगर सिंपल होती तो पैरेलल नहीं मिल जाती। ये आपकी कॉइल थी। ठीक है, आप बोलोगे कॉइल इस टाइम पे इसके परपेंडिकुलर मान लो ये वाला है, ये आपकी एम की डायरेक्शन है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन? हाँ सर, ऐसा रखा ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। हाँ, ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो इसके प्लेन से पास हो रही है। तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी आ रही है? देखो ये 90 डिग्री। ये तो हमने निकाल लिया। अब मैंने कहा जब ये जितना घूमेगी तो यहाँ पे मैंने कहा आप फिर से देखो, आपने बोला ये कॉइल जब घूमेगी, ये कॉइल ऐसे से घूमेगी, ये ऐसे से। मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर बांध रखा है, सिलेंडर भी घूमेगा। सिलेंडर में उतना ही आप बोलोगे टॉर्शनल आएगा, राइट? ऐसे ऐठेगा, तो आप बोलोगे उतना ही। तो उतने एंगल से ये घूमेगा, उतने एंगल से ये टर्न करेगा जितने से ये घूमेगी, ये फिक्स है ना? तो आप बोलोगे जो टॉर्शनल सिलेंडर होता है, जब ये टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा। तो जो टॉर्शनल सिलेंडर होता है, टॉर्शनल सिलेंडर का जो टॉर्क होता है वो होता है K इंटू थीटा, या K पाई बोल देता हूँ, एंगल मान लिया पाई मान लिया। K कांस्टेंट होता है। तो आप बोलोगे सर इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करिए, ऐसे घूमेगा तो टॉर्शनल इसको इधर लगाने की कोशिश कर रहा होगा, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट टॉर्क लगाएंगे। ये दोनों टॉर्क कैसे होंगे? ऑपोजिट होंगे। एट इक्विलिब्रियम ये दोनों ही टॉर्क कैसे होंगे? बैलेंस आउट हो चुके होंगे। करेक्ट? आप बोलोगे ये फाई क्या आया? फाई आया कितने एंगल से ये टर्न हो गया। जितने एंगल से ये टर्न हो गया होगा उतने ही एंगल पे आप बोलोगे ये आपकी जो, उतने ही एंगल पे ये टर्न हो गई होगी आपकी निडल। ये K जो है वो टॉर्शनल सिलेंडर का है, मतलब K आपका सिलेंडर का है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है। K क्या है? टॉर्शनल सिलेंडर का कांस्टेंट है। n नंबर ऑफ टर्न्स है,
ए एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, सारी चीजें कांस्टेंट है, केवल आई चेंज हो रहा है इसमें। कॉइल में जो आप करंट फ्लो करा रहे हो वो चेंज करा रहे हो बेसिकली। तो अगर आप बोलते हो ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ये फाई ज्यादा आएगा, मतलब ये फाई अगर ज्यादा होगा तो ये जो नीडल है वो ज्यादा मूव करेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप बोलोगे, अगर यहाँ से देखो तो फाई की वैल्यू क्या आ रही, बी एन ए बाई के इंटू आई, ये तो कांस्टेंट हो गया। आप यहाँ से एक चीज बता सकते हो कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। बस गैल्वेनोमीटर हमको क्या देता है, गैल्वेनोमीटर हमको यही बताता है कि कितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। गैल्वेनोमीटर हमको क्या बताता है, कितना ज्यादा हमारा करंट फ्लो हो रहा है, और वो कैसे बताता है, उसकी जो नीडल है वो बताती है कितना घूम गई, ठीक है, कितना ज्यादा घूम गई। वो नीडल तो बताती है कि इसमें से कितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, और मैक्सिमम पे वैल्यू पूरी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी नीडल। अगर आपने इस कॉइल में जो अंदर कॉइल लगी थी उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो टॉर्क की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर आपने अंदर जो कॉइल है उस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, राइट, उसकी डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया, मतलब आपने गैल्वेनोमीटर लिया, उसके जो टर्मिनल्स थे उससे उल्टे लगा दिए, उल्टे लगा दोगे तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो आप बोलते हो ये टॉर्क उल्टा घुमाएगा, उल्टा घुमाएगा तो आप बोलोगे ये जो नीडल है वो जो पहले इधर घूम रही थी वो इधर घूमेगी। तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर का सेंटर पे 0 होता है, वो इधर की तरफ भी घूम सकता है और इधर की तरफ भी घूम सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ है उस हिसाब से। तो ये आप बोल सकते हो दिस इज हाउ गैल्वेनोमीटर वर्क्स, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि गैल्वेनोमीटर रीडिंग की डेटा कैसे है। फिर अपन यहाँ पे ग्रेजुएट कर देते हैं स्केल को, कैलिब्रेट कर देते हैं। एक सेकंड कि कितने एंगल पे वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलते हो यहाँ आ गया मान लो, तो आपने बोला कि यहाँ पे इसका मतलब है कि 2 एम्पियर है। ये तो हम ग्रेजुएट कर देते हैं अपनी स्केल को कि इतना घूमेगा मतलब इतना करंट होगा। हाँ बोलो, अब बोलो। सर जैसे आपने अभी कहा कि जो मतलब जैसे फाई एंगल है उस पे इक्विलिब्रियम आ गया, हाँ। तो उस पे फिर उसके बाद टॉर्क की वजह से मतलब उस पे तो टॉर्क इक्वल हो गया, तो उसके बाद फिर क्या होगा, वो लेफ्ट साइड घूमेगा। टॉर्क इक्वल हो गया ना, टॉर्क इक्वल का मतलब क्या होता है, तो नेट जीरो हो गया। नेट जीरो हो गया ना, तो मतलब वो बॉडी वहीं रुक जाएगी ना, वो कॉइल यस वहीं रुक सर। जाएगी ना। तो कॉइल यहाँ रुक गई इस एंगल पे, इसका मतलब जब तक उसमें करंट चेंज नहीं करोगे तब तक आप बोलोगे अब वो कॉइल वहीं रुकी रहेगी, मतलब आपको दिखता रहेगा एक सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इतना, और रुका रहेगा वहां पे। अब टॉर्क कब छेड़ोगे, जब आपने अपने जो गैल्वेनोमीटर जिस सर्किट में लगा था उसमें करंट की वैल्यू चेंज कर दो। करंट की वैल्यू चेंज होगी तो वैसे ही ये करंट चेंज हो जाएगा, ये करंट चेंज हो जाएगा तो ये वाला टॉर्क जीरो चेंज हो जाएगा, ये टॉर्क चेंज होगा तो ये अपने आप क्या करेगा और कम टॉर्क लगाएगा, फिर आपका इक्विलिब्रियम कहीं और पॉइंट पे आके सेट हो जाएगा तो वहां पे रुक जाएगी। तो जब आप सर्किट में गैल्वेनोमीटर को लगाओगे तो फिर उसके बाद एक कांस्टेंट रीडिंग मिलेगी, ऐसा थोड़ा कि कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। एक बार जहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट हो गया आप बोलोगे इस करंट से इतना और इस सर्किट से इतना करंट फ्लो होता जा रहा है, जब तक कि आप करंट की वैल्यू चेंज नहीं करोगे रीडिंग कांस्टेंट हो जाएगी ना। ओके सर। यू गॉट द पॉइंट राइट? यस सर, क्लियर है। चलिए अब इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो गया, आप बोलते हो कि सर मान लिया यहाँ से यहाँ के बीच का जो टोटल फाई कितना हो सकता है, 0 है, ये फाई मैक्सिमम कितना जाता है 90 डिग्री। तो आप बता सकते हो कि सर मैक्सिमम आप बोलते हो कि यहाँ से कैलिब्रेशन कर रखा होगा कि अगर 1 डिग्री घूमेगा तो इसका मतलब 1 एम्पियर पे इतना घूमेगा, 2 एम्पियर पे इतना घूमेगा, वो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। ये चीजों की वैल्यू पुट करके आप बता सकते हो कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताओगे कि कितने एम्पियर पे कितना रीडिंग आएगी, यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक टर्म डिफाइन होता है करंट सेंसिटिविटी, फाई पर यूनिट ऑफ करंट, दैट इज VNA/K। करंट सेंसिटिविटी क्या बोलता है सर, करंट सेंसिटिविटी बोलता है कि सर पर यूनिट करंट में कितना एंगल मूव करेगा, पर यूनिट करंट में कितना एंगल मूव करेगा, उसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। ये जो 5/I है इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। आप सोचिए अगर ये करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है दैट मीन्स थोड़े से करंट पे भी बड़ा सा एंगल चेंज दिखाएगा तो हमें रीडिंग पढ़ना बड़ा आसान होगा। इफ माई करंट सेंसिटिविटी इज हायर
दैट मीन्स छोटे से करंट पे ज्यादा एंगल आएगा। फाई बाय आई अगर वैल्यू बहुत ज्यादा है दैट मीन्स करंट की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हुई और एंगल बहुत ज्यादा चेंज हुआ, हमें रीडिंग पढ़ना आसान होगा कि नहीं होगा। करंट सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि कितने कम से कम करंट पे कितना एंगल ज्यादा से ज्यादा मूव करेगा, तो हमें रीडिंग लेना बड़ा आसान होता है। हमने करंट की वैल्यू 0.1 एम्पियर बढ़ाया और यहाँ पे एंगल चेंज हो गया 10 डिग्री से, हम बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा, अरे यार कितना एंगल चेंज हो गया 10 डिग्री पे, मतलब करंट कितना चेंज हो गया 0.1 एम्पियर। तो आप बोलते यही है एंगल पर यूनिट करंट। ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आप बोलोगे आपका गैल्वेनोमीटर उतना ही ज्यादा करंट सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब जानते हो ना, बहुत छोटे से छोटे करंट में चेंज को भी डिटेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारी सेंसिटिविटी करंट की बहुत ज्यादा हो, कम से कम चेंज भी आपका डिटेक्ट हो जाए आपका। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो। मैंने कहा देखो भाई साहब मेरी हॉर्सशू मैग्नेट लगी है, उनको मैं चेंज नहीं करने वाला, मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करने वाला। एरिया ऑफ कॉइल भी वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, जितने आपने हॉर्सशू मैग्नेट लगा रखे हैं आप केवल उतना ही एरिया ऑफ कॉइल लगा सकते हो, ज्यादा बड़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, और ये टॉर्सनल सिलेंडर की वैल्यू इसमें तो हम चेंज कर नहीं सकते। बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर सकते हो। अगर अपने हम आर्मेचर में जो वाइंडिंग है जिसमें हम कॉइल है, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बढ़ा दें तो हमारी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप इसको पॉइंट में लिख लो कि सर करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स in the coil. Current sensitivity can be increased by increasing the number of turns in the coil. ठीक है, अब मैंने कहा कि सर आपने गैल्वेनोमीटर को अभी कैसे यूज कर रहे हो, एमीटर की जगह, क्योंकि आप करंट मेजर करके दे रहे हो। मैंने कहा सेम गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टमीटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो बेसिकली आप बोलते हो कि I की वैल्यू क्या रखो, V बाय R रखो यहाँ पे इसमें, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी B N A बाय K इंटू V बाय R। ये R क्या हो गया, रेजिस्टेंस है किसका, कॉइल का। ये R क्या हो गया, रेजिस्टेंस है किसका, कॉइल का। जिस कॉइल जो कॉइल आपकी लगी है उसी से तो ये करंट फ्लो रहा है। ये करंट किससे फ्लो रहा है, उस कॉइल का। ये जो यहाँ पे आपने कॉइल रख रखी होगी उसी में तो करंट फ्लो रहा है। आप बोलोगे रेजिस्टेंस भी उसी का होगा, तो आप बोलोगे फाई की वैल्यू क्या आ गई, BNA बाई K इंटू R इंटू V। अगेन ये चीज कॉन्स्टेंट है, तो आप बोलोगे फाई प्रोपोर्शनल टू V। अब देखिए सेम एंगल से आप पोटेंशियल निकालने लगे। अगर आपको उस कॉइल का रेजिस्टेंस भी पता होता तो आपने एंगल, सिर्फ एंगल मेजर किया और उससे आप बता सकते हो कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, एक्चुअली मेजर तो आप करंट ही करो, बट आपने अंदर जो स्केल लगाई थी उस स्केल में मेजरमेंट में आपने रीडिंग में सिर्फ पोटेंशियल यहाँ लिखना चालू कर दिया, क्योंकि अंदर आपने क्या किया, रेजिस्टेंस से डिवाइड करके रीडिंग उठा लिया आपने। ठीक है, तो द सेम गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज पोटेंशियोमीटर, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वोल्टमीटर। ठीक है, और वो भी आप बोलते हो ये जो डिफ्लेक्शन है, इस डिफ्लेक्शन से आप बता सकते हो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। आप बोलोगे ऐसे ही फाई बाय V जो होता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। फाई बाय V को हम क्या बोल देंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। इस क्वांटिटी को क्या बोल देंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब आपको पता क्या लग रहा होगा, यहाँ पे हमने करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या चेंज किया था, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए थे। बट गलती से भी आप वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स मत बढ़ा लेना। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, ठीक है, आप क्या बोलते हो कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मेरे वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसका रीजन देखो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो मतलब आप एक्स्ट्रा वायर लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, एक्स्ट्रा वायर लगा रहे हो। एक्स्ट्रा वायर लगाओगे तभी तो कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा, और अगर एक्स्ट्रा वायर लगाओगे तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आया ना, ठीक है। आप क्या बोलोगे, अगर आप एक्स्ट्रा वायर लगाओगे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के लिए, तो एक्स्ट्रा वायर लगाओगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से ये रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है,
तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने जाओगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा ही लोगे, बिकॉज जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ सकता है, तो वैल्यू बढ़ेगी इसकी गारंटी नहीं है, वो तो दैट डिपेंड्स कि आपका वायर का मटेरियल कैसा है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस सर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने का तरीका ये हम है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए आप बोलोगे नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी इंक्रीज टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। अब इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सर टू इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी increase the number, we can increase the number of turns, या increase the number of turns must increase the voltage sensitivity, must increase the current sensitivity, ऐसे 3-4 ऑप्शन बना के दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पास में और ऐसे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं, तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई दिक्कत? हाँ भाई, बोलिए नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे बढ़े। ये दुखी आत्मा कौन है? गोविंद भी है क्या? सबसे ज्यादा दुखी आत्मा यही है ना गोविंद? सर मेरे एंड पे आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो चुपचाप बैठ जाना, दूसरों को क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? सर हमेशा आपकी क्लास में आती है। हाँ? दूसरों को क्यों एंटरटेन कर रहा है मैसेज कर करके? 2 बार तो तूने मुझे ही टोक दिया, मुझे ही ऐसा लगा कि मेरी तरफ से तो नहीं आ रहा, बार बार 1-2 बच्चों ने और बीच में बोल दिया, जबकि आज मेरे एंड पे काफी क्लियर चल रहा है, मेरे एंड पे दिक्कत है नहीं है। बारिश हुई है उसके बावजूद भी है। गोविंद तो वही होगा फरीदाबाद वाले गांव में, है ना? सर गांव नहीं है, टाउन है। हाँ ऐसे ही बोलते हैं। मैं अपने जहाँ पे मैं हूँ, मैं इसको लंदन के बराबर कंपेयर करता हूँ। अपनी चीज कभी किसी को खराब लगती है क्या? गांव तो गांव है, बाहर वाला तो गांव ही बोलेगा उसको, है ना? तेरे गांव में 2-4 मॉल है कि नहीं है? सर मार्केट में रहता हूँ। अरे तू मार्केट में रहता है, मैं तो घर में रहता हूँ भाई, एक तो ये भी दिक्कत है। ठीक है, चलो। सर मेरा मतलब मेरा मार्केट में घर है। गांव में वहाँ वो मार्केट पहले पता है, हमारे यहाँ गांव में जो हाट लगती थी, हाट, है ना, उसको अब डेलिकेट सोफिस्टिकेटेड भाषा में क्या लगता है? मार्केट बोलते हैं अपन। ठीक है, पहले लगता था हाट लगा हाट, मेला लगा मेला, तो अब क्या है, थोड़ा अपन सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में उसको मार्केट बोलने लगे। गांव में भी मार्केट लगती है, लेकिन है एक्चुअली वही हाट। ठीक है, तो ज्यादा परेशान नहीं होता है। चलिए, तो आगे बात करते हैं और कुछ इसकी एप्लीकेशन देते हैं। ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड ही हो गया, ये तो कुछ छोटी मोटी बातें रह गई इसमें। ये दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज रिवॉल्विंग इन अ रेडियस r। ठीक है, आप बोलोगे उसकी स्पीड भी दे दो, चलो v स्पीड से करता है। हाँ भैया, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल पाओगे कितना होगा? इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? एनीवन? ट्राई करें, बताएगा कोई? सर EVR/2। वेरी गुड। ठीक है, आप बोलते हो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है I इंटू एरिया। करंट? सर ये चार्ज मूविंग है, चार्ज मूविंग करंट ही तो होता है। अगर मूविंग चार्ज आपको निकालना होता है, उसके लिए करंट निकालना होता है, तो अगर आपको याद है E/T लिखते हैं, और यहाँ पे T की वैल्यू क्या होगी? टाइम पीरियड रख देंगे, और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस एक सर्कल में और उसकी टोटल स्पीड।
तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू लिखोगे तो E ये आ जाएगा 2 पाई R इंटू ना B इंटू एरिया। ये तो अभी करंट I आ गया। आप बोलोगे I इंटू एरिया, ये एरिया, ये पूरा एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखो EV बाय 2 पाई R इंटू पाई आर स्क्वायर। एक आर से आर कैंसिल, एक पाई से आर कैंसिल, तो आप बोलोगे सर EV/R बाय 2। ये आ गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम को बताया इसका एंगुलर मोमेंटम सर MVR। चलो कुछ तो याद है ना। सर ये तो पॉइंट फेवरेट चार्ज बात का, है। एक पॉइंट चार्ज का एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। मैंने कहा दोनों का रेशियो लो M/L। EVR बाय 2 अपॉन MVR। R से R कैंसिल, V से V कैंसिल, आप बोलोगे M/L की वैल्यू आएगी E/2L। This ratio is called gyromagnetic ratio. And you will be surprised to know that हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाला। This is even valid for a rotating disk। अगर एक चार्ज डिस्क है, राइट, ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है और इसको आपने कुछ चार्ज दे रखा है ना, और ये रोटेट कर रही है, उसके लिए भी ये रेशियो कांस्टेंट सेम रहता है। ये डिस्क हो गया, रिंग हो गया, ठीक है, इवन स्फीयर हो गए। अगर ऐसे रोटेटिंग बॉडीज हैं, ठीक है, अगर ऐसे रोटेटिंग बॉडीज हैं तो सबके लिए जो M/L का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, एंड दैट इज इक्वल टू E/2M। हमने निकाला भले किसके लिए था, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला, बट दिस रिलेशन, दिस gyromantic रेशियो इज वैलिड फॉर सेम, यानी दिस वैल्यू विल रिमेन सेम फॉर इवन अ रोटेटिंग डिस्क। एक चार्ज डिस्क है उसको रोटेट कर रहे हो, एक रिंग है, चार्ज रिंग है उसको रोटेट कर रहे हो, ऐसे जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हैं उन सबके लिए ये वैलिड रहता है। एंड दैट्स व्हाई इसको नाम दे दिया gyromantic रेशियो। गायरो इज रिलेटेड टू द रोटेशन वर्ड, है ना। अगर आपको याद हो रेडियस ऑफ गायरेशन हमने वहां पे वर्ड यूज किया था, याद है। तो आप बोलोगे गायरो इज अ वर्ड रिलेटेड टू द रोटेशन और मैग्नेटिक इज रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। So basically it's a relation between a magnetic term and the rotation term, and that's why it is called gyromagnetic ratio. M/L is constant charge upon 2m। E/2m मतलब Q/2m। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, टोटल चार्ज अपॉन 2m। अगर ये डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क के लिए भी आप बोलोगे जो M/L होगा that is equal to Q into Q/2m। तो आपको इस डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना नहीं आता, आपको इस डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना नहीं आता। तो आपको डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना इतना आसान नहीं है। आप इसको है ना करंट की तरह से M इक्वल टू I इंटू ए नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें हर एक के लिए जो एरिया आएगा, ये वाला बाहर वाला चार्ज इतने एरिया में घूम रहा है, अंदर वाला चार्ज उससे कम एरिया में घूम रहा है, अंदर वाला चार्ज उससे कम एरिया में घूम रहा है, तो एरिया यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो आप बोलते हो कि सर हम इस रेशियो को यूज करके हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल पाते हैं। एंगुलर मोमेंटम तो आप निकाल सकते हो ना डिस्क का, आप तो निकाल सकते हो। कितना आएगा I इंटू ओमेगा, है ना, I इंटू ओमेगा, और I की वैल्यू डिस्क में क्या हो जाती है MR²/2। तो एंगुलर मोमेंटम मुझे निकालना आता है, चार्ज टोटल मुझे मालूम होगा, इसका मास मुझे मालूम होगा, तो उसकी हेल्प से मैं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल पाऊंगा। ठीक है, क्या निकाल पाऊंगा, मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो आप बोलते हो दैट्स व्हाई दिस gyromantic रेशियो इज इंपॉर्टेंट। मेडिकल तो पूछ लो, मैं इसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ लिख लेना दिस gyromantic रेशियो इज आल्सो वैलिड फॉर दिस काइंड ऑफ फिगर्स। डिस्क हो गया, रिंग हो गया, इनके लिए भी ये वैलिड होगा। कोई दिक्कत? चलिए टेक द स्क्रीनशॉट। एक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अदरवाइज ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए।
अपन फिर नेक्स्ट क्लास से फ्रेश स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म। प्रॉपर मैं अभी तक आपको जो पढ़ रहे थे वो बेसिकली था मूविंग चार्जेस एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ऐसा कह सकते हो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्जेस या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट बात की, या फिर आप बोलते हो कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट की बात की। अब हम प्रॉपर मैग्नेट की बात करेंगे, है ना, जो हमारी डाइपोल होती है प्रॉपर। अगले चैप्टर में हम प्रॉपर मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, आप बोलते हो कि सर ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और इसकी करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है B0, B0 उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मेक एन एंगल 45 डिग्री। मुझे क्या बताना है, टॉर्क बताना है, टॉर्क ऑन दिस कॉइल। क्वेश्चन क्लियर है? रेडियस और बता दो, रेडियस और बता दो इस कॉइल का जो रेडियस है वो R है। इज दैट क्वेश्चन क्लियर? सर I pi r square B0, I pi r square B0। हाँ 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 हाँ, फिर से देखो और से देखो। बेटा मैंने टॉर्क बोला, आपने सही निकाला, गलत नहीं निकाला, बट मुझे इसकी डायरेक्शन के साथ जो होता है इसकी डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस में जरा बताओ। आपने सही निकाला, यू राइट। सर मेरे पास पेन पेंसिल नहीं है तो मैं निकाल नहीं सकता। क्या नहीं है तुम्हारे पास? सर पेन पेंसिल ना पेज कुछ नहीं है। ऐसे कौन से गाँव में बैठा तू? सर मैं बाहर बैठा मार्केट में हूँ। रोड पे बैठा क्या? कौन सी पढ़ाई करने बैठा बेटा तू? अरे सर मैं बाहर बैठा हूँ छत पर, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा। भैया anyone else? Magnitude is very easy. कोई और बता रहा है क्या? सर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है और उसी प्लेन में, रिंग के प्लेन में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी तूने मेरे को, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए नहीं, इतना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसकी। हाँ भैया देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर टॉर्क की वैल्यू जो होगी वो होगी m क्रॉस b। अगर मैग्नीट्यूड देखो, m का मैग्नीट्यूड देखें तो बहुत सिंपल है, I इंटू ए। मैंने कहा लेकिन करंट की डायरेक्शन देखो, ये एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ। तो आप बोलोगे सर k कैप, ठीक है, इसको आपने बोला x, इसको बोला y, तो आप बोलोगे एरिया वेक्टर विल बी इन दी k कैप डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड एंगल 45 बनाए तो आप बोलोगे B0 cos 45 डिग्री I कैप प्लस B0 sin 45 डिग्री इन J कैप। आई होप इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। इस B0 के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में, I कैप और J कैप में। मैंने कहा सर अब कुछ नहीं कर रहा, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो इन दोनों का। क्या ले लो? क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो आप बोलोगे जो वैल्यू आएगी वो मैं बता देता हूँ सॉल्व करने के बाद। a की वैल्यू कितनी है, पाई r स्क्वायर k कैप, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा B0 I इंटू पाई r स्क्वायर बाय √2 I कैप माइनस J कैप आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक कर लेना एक बार।
एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आई थिंक ये आ जाएगा, मैंने डायरेक्टली किया हुआ, हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। किसी किसी को लगा होगा कि सर इसको मैं mb sin थीटा लिख सकता हूँ और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, किसी को लगा था यहाँ थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रह सकता? ईमानदारी से नो बताया, सर, नीट की कसम। नीट की कसम सर मेरे को नहीं लगा था। नहीं कोई बात नहीं बेटा, जिसको लगा मैं उससे पूछ रहा हूँ। मैंने बोला किसी को ऐसा लगा था, ईमानदारी से बताना यहाँ पे 45 डिग्री, कोई बात नहीं लगता है बेटा, बहुत से लोगों को लगता है, क्वेश्चन ये इसलिए जाता है। यस सर लगा था। हाँ तो ध्यान रखें कि आपको एंगल चाहिए एम और बी के बीच में, एम का डायरेक्शन होगा इस एरिया के परपेंडिकुलर और बी इस फील्ड इस प्लेन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा, ना कि 45 डिग्री। ठीक है, तो गलती से 45 डिग्री रख के सॉल्व ना कर दें। सर एक बार दोबारा बताना। आ रहे हैं बेटा, एम की डायरेक्शन जो आएगी वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आएगी और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, 45 डिग्री नहीं होगा। 45 डिग्री तो बी का एंगल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से है, एम तो इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आएगा जो कि जेड एक्सिस में है। आ रहे भैया, आ रहे। मम्मी दूध लेना, दूध क्लियर है? और कोई किसी को डाउट है कि आगे बढ़े? सर हाँ जी बेटा बोलो। सर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है सर, वो के कैप की जगह हम माइनस के कैप भी तो ले सकते हैं। नहीं ले सकते बेटा, सिर्फ ऐसे नहीं आंख बंद करके एरिया वेक्टर, हम हमेशा आई की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और लेके चलते हैं। ठीक है, वो जो राइट हैंड वो वाला आता है ना रूल, हम रूल वाला, करंट की डायरेक्शन पे भी हम एक तो थोड़ा डिसाइड करते हैं, लेने को तो हम कुछ भी ले सकते हैं, पर जनरली हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से भी लूप की डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान रखना, वरना तो आपके आंसर में टॉर्क में एम क्रॉस बी और माइनस एम क्रॉस बी सेम ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, करंट की डायरेक्शन में ही हम बात करते हैं। चलें आगे। ओके सर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो अब जब तुमने ये डाउट पूछ ही लिया है तो अपन एक क्वेश्चन कुछ ऐसा ही और कर लेते हैं। किसने पूछा था ये, क्या नाम था बच्चे का? सर धनजोत। धनजोत। चलो आप बोलते हो एक करंट ऐसे है I1 I2 ठीक है, आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी। सर हम इसमें 2 कॉइल मानेंगे ना? जितनी मानिए मैं वो आंसर उठा पहले फिर बात करेंगे अपन। सर म्यू नॉट आई। क्या? म्यू नॉट इंटू आई। आई क्या है यहाँ पे? करंट जो आप दे रहे हो I1 I2 I3 वाला ना, आई। हाँ तो I1 और I2 I3 तीन करंट तो मैंने बताए हैं, आई मैंने तो कोई बताया ही नहीं। मतलब मैंने तेरे को करंट दिए 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, तू मेरे को आंसर दे रहा है म्यू नॉट इनटू आई, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है तेरा? भाई
भाई मैंने बोला कि सर इसका मास है 10 kg, मैंने आंसर बताओ कितना आएगा mg, तो तू बोलेगा वेट कितना होगा, तो तू आंसर देगा m × g। m तो मैंने दिया ही नहीं मास, मैं तो मास किसी का 10 kg दे रखा है। जब मैंने करंट की वैल्यू I1 I2 I3 दे रखी है, तू बोला म्यू नॉट × I। I क्या है मुझे नहीं मालूम, I क्या है यहाँ पे, ऑप्शन में नहीं होगा तेरे I तो। भाई क्वेश्चन में मैं आपने I1 I2 क्या आपने I1 I2 I3 की वैल्यू दे रखी है। I1 I2 I3 की वैल्यू I1 I2 I3 ही है, I किसी की वैल्यू नहीं है। तो इसका आंसर म्यू नॉट इंटू I1 होगा। क्या? तो इसका आंसर म्यू नॉट इंटू I1 होगा। और I2 I3 क्यों नहीं होगा? सर हाँ सर इसका आंसर होगा म्यू नॉट ब्रैकेट में I1 + I3 - I2। I1 प्लस I1 + I3 - I2 ब्रैकेट में म्यू नॉट। देखिए इसलिए मैंने पिछला क्वेश्चन तुमने पूछा था ना बेटा, उसी पे मैंने थोड़ा इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया। जरा देखो, आपने बोला इस कॉइल की देखो डायरेक्शन क्या दे रखी है, ये कॉइल की डायरेक्शन है, तो करंट तो कोई फ्लो होने से रहा। तो आप क्या बोलोगे, देखिए इस कॉइल की डायरेक्शन ऑलरेडी आपने इस डायरेक्शन में दे रखी है, ये वाला इस वाली कॉइल की बात करो तो इस डायरेक्शन में B डॉट DL ऐसे आएगा, है ना। इस कॉइल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे सर थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब I1 की डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपको इसके लिए इसका मतलब इसी को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। आप बोलते हो कॉइल की डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसे तो आप ऐसा ले सकते हो, आप ऐसा ले सकते हो, बट हम ध्यान रखते हैं कि अगर यहाँ पे एक ही करंट इससे पास हो रहा है, मान लो ये करंट एक पास हो रहा है, ऐसा करंट आ रहा है बाहर, तो हमेशा हम कॉइल की डायरेक्शन ऐसी लेंगे कि करंट की डायरेक्शन में आपका थंब आ जाए। तो आप ऐसे नहीं लोगे, आप कॉइल की डायरेक्शन कैसी लोगे, ऐसी ही लोगे, ताकि आपकी वैल्यू पॉजिटिव आए, है ना। आप बोलो करंट की डायरेक्शन में आ गया थंब, अगर मैंने कॉइल की डायरेक्शन ऐसे ले ली तो करंट की डायरेक्शन ये है, मान लो ये करंट है, ऐसा वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉइल की डायरेक्शन पहले ही बता रखी थी इसने, तो आप बोलोगे कॉइल की डायरेक्शन के हिसाब से करंट ऊपर वाला पॉजिटिव माना जाएगा और नीचे वाला कैसा माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा इस पर्टिकुलर लूप में। तो इसके हिसाब से I1 पॉजिटिव आएगा। देखिए क्योंकि करंट की डायरेक्शन देखो लूप ऐसा है ना, तो ऊपर वाली डायरेक्शन को लूप के अकॉर्डिंग पॉजिटिव माना जाएगा और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव माना जाएगा। तो I1 को आप यहाँ पॉजिटिव मानोगे। इस वाले के में इस वाले लूप में देखो, ये डायरेक्शन देखो, ये लूप की डायरेक्शन ऐसी है कि नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव आ रही है, तो आप बोलोगे ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ आ गया। तो जब आप इसको लिखोगे ना, तो लिखोगे म्यू नॉट I1 पॉजिटिव डायरेक्शन में, I2 नेगेटिव डायरेक्शन में, नहीं I2 भी पॉजिटिव डायरेक्शन में और I3 नेगेटिव में। ये B डॉट DL बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आप बोलते हो ये लूप की डायरेक्शन हमें बहुत सोच समझ के लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली ले, अगर एक ही वायर है तो आप फिर भी कुछ ले सकते थे, बट आपने कहा मल्टीपल वायर्स हैं और देखिए लूप की डायरेक्शन उसने पहले ही दे रखी थी। या तो आप क्या करते हैं, पहले केस में आपने बोला लूप अगर नहीं गिवन होता, मान लो थोड़ी देर के लिए लूप की डायरेक्शन गिवन नहीं होती, ये लूप ऐसे होता, तो आप क्या करते सर, ये लूप ऐसे ही गिवन होता, तो आप कोई एक वायर के हिसाब से लूप की डायरेक्शन डिसाइड कर लेते, किसी भी एक वायर के हिसाब से। आप चाहते तो I1 के हिसाब से ही कर लेते, आप चाहते तो I2 के हिसाब से कर लेते, राइट। मैं फिर से बना लेता हूँ इसको थोड़ा सा, ये लूप कुछ ऐसा था, है ना। आप अगर I1 को पॉजिटिव मान के डायरेक्शन लूप की रहते तो ये ऐसे ही होता। अगर आप I3 को पॉजिटिव मान के लूप की डायरेक्शन डिसाइड करते तो देखिए I3 के हिसाब से ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव आनी चाहिए, तो अगर आप इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते इस लूप के हिसाब से, तो ये डायरेक्शन ये ऐसे आया होगा और ये लूप पूरा फिर ऐसे आया होगा, ये लूप की डायरेक्शन ये हो जाती है। तो इसके हिसाब से I3 पॉजिटिव है तो I2 नेगेटिव आ जाता, और अगर यहाँ देखें तो करंट ऐसे हो जाता है, इस लूप की डायरेक्शन कैसे हो जाती है, ऐसी, तो I1 की वैल्यू भी कैसे हो जाती है, नेगेटिव, क्योंकि इस लूप के हिसाब से नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ता है आपको, ठीक है। तो अगर कई सारे करंट हैं तो किसी एक करंट को डायरेक्शन मान के लूप की डायरेक्शन आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है।
या फिर अगर लूप की डायरेक्शन गिवन है तो उसी हिसाब से आप करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करते हो। ठीक है, अगर कुछ गिवन नहीं है तो आप करंट की डायरेक्शन को ही लेके चलते हो। जैसे ये करंट था, आप ऐसा ही लूप लोगे कि आपकी लूप की डायरेक्शन से करंट वाली डायरेक्शन में ऐसा थंब आता हो तो पॉजिटिव माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो लूप की डायरेक्शन ऐसे नहीं रैंडमली हम कुछ ले लेते हैं, कुछ डिसाइड करके सोच के ही लूप की डायरेक्शन हम लेते हैं। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स उस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है। और अगर हमने एक क्वेश्चन की बात है, एक क्वेश्चन में अगर एक लूप की डायरेक्शन डिसाइड कर दी है तो फिर वही पूरे क्वेश्चन में हम फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं इस लूप की डायरेक्शन अलग ले लो, इसलिए एक ही लूप था, ये अलग अलग लूप नहीं थे, ये एक ही लूप था। ठीक है, तो डायरेक्शन एक ही रहेगी पूरे की बी डॉट डी की। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो कॉइल में भी ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि मन चाहा आपने डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया एम वेक्टर को। हमेशा करंट की डायरेक्शन से हम डिसाइड करते हैं, करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करना, जो डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी हम कॉइल में उसी डायरेक्शन को मैग्नेटिक मूवमेंट या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे। चलिए इतना ही काफी है, ये चैप्टर आज के लिए खत्म होता है। हम अगले चैप्टर की बात तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट में मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, जब उसमें अर्थ मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर मैग्नेटिक कहते हैं मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ आपकी करंट की वजह से हमने जो मैग्नेट पढ़े थे उनके बारे में बात की थी। कोई दिक्कत? डीपीपी कितनी मिल गई मैग्नेटिज्म की? Anyone? How many DPPs we have got of this chapter? Sir, 2. चलो ठीक है, जल्दी एक और दिलवा देंगे। चलिए देन, थैंक यू एवरीवन।